जी हां, सेहत के नाम 7 दिन। हर साल 1 से 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है, यानी एक पूरा हफ्ता संतुलित आहार और सही पोषण के नाम। इस बार की थीम है सभी के लिए पौष्टिक आहार। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल पर हुई इस वीक की शुरुआत का मकसद लोगों को बेहतर सेहत के प्रति, खासतौर पे पौष्टिक आहार के प्रति जागरूक करना है। 1982 से भारत में हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। 1973 में सबसे पहले अमेरिका में नेशनल न्यूट्रिशन वीक की शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे भारत ने इसको बेहतर तरीके से अमल में लाया। आज के शो में हम बात करेंगे बैलेंस डाइट की। हर उम्र के लोगों को कैसे न्यूट्रिशन के मायने समझने होंगे और क्या है इसके फायदे। गट हेल्थ से लेकर महिलाओं के पोषण तक हर पहलू पर होगी विशेष चर्चा। और हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान जुड़ रही हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ हैं डॉक्टर रेबेका पिंटो, जो कि जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और एस जो इनका सबसे अहम कह सकते हैं कि एक वेंचर एस वाइटल्स, उसकी फाउंडर हैं। बेहतर तरीके से आप इन्हें सोशल मीडिया पर जानते हैं, जहां पर शायद हम सभी इनके फैंस हैं, क्योंकि आपकी रील्स और आपकी जानकारियां लोगों के बहुत काम आती हैं। रेबेका, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। मौका खास है नेशनल न्यूट्रिशन वीक। हमें बताइए कि कोरोना के बाद मुझे लगा कि लोगों में एक अवेयरनेस तो आई है, लोगों को अपने वाइटल्स को लेकर एक जागरूकता है। लोग समझ रहे हैं कि उनके शरीर में किस चीज़ की कमी है, कहाँ से इसकी पूर्ति होगी। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है। इतना सारा इंफॉर्मेशन, हमें बताएं इस वीक में किस तरह से आप अवेयर करना चाहेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोविड-19 के बाद काफ़ी सारे लोग हेल्थ की तरफ, न्यूट्रिशन की तरफ, फिटनेस की तरफ काफ़ी अवेयर हो गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको पता नहीं है कि एक पर्टिकुलर डाइट सबको सूट नहीं करती है। एक पर्टिकुलर नुस्खा या ट्रिक और ट्रीट जो हम लोग बोलते हैं कि ये टिप कर लो, वो सबको सूट नहीं करेगी। काफ़ी सारे पेरेंट्स व्हाट्सएप पे हमको फॉरवर्ड्स भी भेजते हैं। वो फॉरवर्ड्स काफ़ी बार एक सर्टेन हिस्से के लोगों को सूट नहीं करती, एंड दे शुड नॉट ट्राई दैट। ये जानना बहुत नेसेसरी है कि जो ज्ञान मिल रहा है या जो भी बताया जा रहा है वो सबके लिए नहीं है। इट इज़ अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हम सबकी जीन्स अलग होती है, जेनेटिक मेकअप अलग होता है, हमारी फैमिली हिस्ट्री अलग होती है। लेट्स एज्यूम कि मेरे घर में अगर डायबिटीज़ है, तो अगर मैं वेट लॉस कर रही हूँ, मुझे ऐसे वेट लॉस करना पड़ेगा कि मुझे डायबिटीज़ ना हो, जितना लेट हो सके हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है जो इनके लिए काम करे वो मेरे लिए काम करेगा। तो यस, हम लोग काफ़ी अवेयर हो गए हैं, लेकिन इसका अवेयरनेस बढ़ना अभी भी नेसेसरी है कि एक पर्टिकुलर चीज़ सबके लिए नहीं होती। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही। अब इसी से मेरा जुड़ा सवाल है कि भारत में जब न्यूट्रिशन की बात आती है तो दो तरह के नैरेटिव्स चलते हैं। एक, साहब जो वेजिटेरियन है, हाँ, उसको तो विटामिन की कमी होगी। हाँ, हम जैसे लोग जो शुद्ध शाकाहारी हैं, हाँ, उनके साथ ये चैलेंज है कि उनको विटामिन कहाँ से मिलेंगे, हाँ, कैसे वहाँ उसकी पूर्ति, हाँ, हो, क्या सप्लीमेंट्स लेना सही है। ज़रा इस बारे में बताएं, खासतौर पे जो वेजिटेरियंस हैं और नॉन वेजिटेरियन, उनके लिए न्यूट्रिशन के मायने किस तरह से अलग हैं। तो चैलेंज ये हो जाता है कि आजकल बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें से कौन सा सिलेक्ट करे, कौन सा ना सिलेक्ट करे। लेकिन एडवांटेज भी ये है कि इतना सारा इन्फॉर्मेशन है कि आप जाके देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर मेरे घर में होता है, ये मैं यूज़ कर सकती हूँ, ये पर्टिकुलर चीज़ मेरे घर पे नहीं मिलता है तो ये मैं नहीं चूज़ कर सकती हूँ। लेकिन अगर ऊपर से देखें तो वेजिटेरियन लोगों में B12 और प्रोटीन की समस्या ज़्यादा होती है, और नॉन वेजिटेरियन में हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या ज़्यादा होती है, क्योंकि वो लोग रेड मीट ज़्यादा खाते हैं। तो सोल्यूशन भी यही है कि लीन मीट ज़्यादा खाओ। अगर चिकन खा भी रहे हो तो तल के मत खाओ, कम खाया करो। अगर हम बोलते हैं कि चिकन तल के कम खाया करो, मतलब सैटरडे संडे खा सकते हो, रोज़ मत खाओ, रोज़ हेल्दी खाओ। करी में खा सकते हो, आजकल एयर फ्रायर्स है, एयर फ्रायर्स के थ्रू खा सकते हैं। जनरली बॉईल करके सैलेड के रूप में खा सकते हैं। वेजिटेरियंस में भी लोग रोटी सब्जी खाते हैं या दाल चावल सब्जी खाते हैं, तो वो सब्जी में देखो कि आपको प्रोटीन और फाइबर कैसे मिले। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो साइड में काकड़ी काट के रख लो या गाजर काट के रख लो, ताकि फाइबर मिल जाए। अगर आप रोटी खाते हो तो रोटी में थोड़ा सत्तू डाल दो या थोड़ा बेसन डाल दो, ताकि फाइबर प्रोटीन मिल जाए। तो बेसिकली देखो कि आप जो खा रहे हो उसी में अपने घर पे जो अवेलेबल है उससे प्रोटीन फाइबर कैसे ऐड कर पाओ।
बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही। और एक जो मेरे ख्याल से आप सबके वीडियोस में भी मैं बार बार सुनता हूं, और शायद इसको लेकर मेरे ख्याल से लोगों को थोड़ा देर से समझ आया है, गट हेल्थ। शायद इसका श्रेय आप सभी को इसलिए भी देना होगा क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करके आपने समझाया। हमेशा गट हेल्थ शायद आम व्यक्ति के तो समझ से बाहर की चीज थी। कितना इंपॉर्टेंट है आज के दौर में गट हेल्थ का स्ट्रांग होना? तो गट हेल्थ आजकल काफ़ी फैंसी टर्म हो गया है। आई थिंक इंडियंस को हमेशा से ही पता था कि गट हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप देखोगे कि हर रीजन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हम पिकल बनाते हैं। पिकल प्रोबायोटिक होता है। हम किसी ना किसी फॉर्म में छाछ या दही खाते हैं जो वापस प्रोबायोटिक होता है। अगर आप इंडियन डाइट खाओगे जो हम पुराने ज़माने में खाते थे तो आपको गट हेल्थ की इशू नहीं होगी, लेकिन आप जितना इंडियन डाइट से दूर जाओगे उतना आपको ये डिटॉक्स, गट प्रोबायोटिक्स एक्सटर्नली लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब इश्यूज तब होने लगा है जब हम प्रोसेस्ड फूड खाने लगे, जंक फूड खाने लगे। अगर आप वापस अपने घर के खाने पे जाओ जो आपकी दादी नानी खाती थी, आपके मम्मी पापा खाते थे, तो आपको गट हेल्थ की इशू नहीं होगी। बट गट हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। बेसिक्स वाइज मैं आपको बता देती हूँ कि 3 टाइप के गट होते हैं: बैक्टीरिया, फंगल, एलर्जी। बैक्टीरिया वो होते हैं जो प्रोटीन और चावल ईजिली डाइजेस्ट कर पाते हैं। फंगल वो होते हैं जो कच्ची सब्जियां, सैलेड ईजिली डाइजेस्ट कर पाते हैं। काफ़ी सारे लोग, जैसे मैं, सैलेड नहीं खा पाती हूँ, मैं पकी हुई सब्जियां खा पाती हूँ, तो वो फंगल टाइप के गट होते हैं। एलर्जीज वो होते हैं जिन्होंने आज दूध पी लिया, उनको अच्छा लगा, लेकिन कल दूध पीने से थोड़ा गैस और ब्लोटिंग हो रहा है, वो एलर्जिक टाइप के गट होते हैं। तो बेसिक फाउंडेशन में आप कौन से गट कैटेगरी को बिलोंग करते हो ये जानना ज़रूरी है, लेकिन अदरवाइज वही खाओ जो आपकी फैमिली खाते आ रही है। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही है। और शायद हमें अपने शरीर को समझने की बहुत आवश्यकता है कि हमें किस चीज़ से हम रिएक्ट कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर हम बहुत ज़्यादा, और कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ की क्रेविंग ज़्यादा होती है वो ज़्यादा नुकसानदेह होती है आमतौर पे। हमें एक चीज़ और बताएं डॉक्टर रेबेका कि जो एक मिथ है खासतौर पे दूध को लेके, वो क्या है? क्योंकि अभी आपने जिक्र किया इसलिए मैंने सवाल पूछा कि दूध को लेकर बहुत से नैरेटिव चलते रहते हैं कि साहब 30 के बाद दूध बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो जरा बताएं इसको लेके क्या फैक्ट्स हैं और क्या मिथ्स हैं? तो दूध को लेके मैं भी काफ़ी फ्रेंडली नहीं हूँ। ये बोला जाता है कि 5 से 10 साल के बाद आपका लैक्टोज टॉलरेंस कम हो जाता है, जो सही भी है। बट दूध सबके लिए अच्छा है ये ज़रूरी नहीं है। जैसे दूध में प्रोटीन होता है ये हमको पता है, लेकिन दूध में प्रोटीन से बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर कंपोनेंट होता है कॉल्ड एज लैक्टोज। लैक्टोज कुछ नहीं, शुगर होता है। जो आप घर पे शक्कर खाते हो और ये लैक्टोज का शुगर वो सेम होता है। उससे अच्छा आप दही खा लो, दही में आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा, वो शक्कर लैक्टोज वाला भी नहीं आएगा, प्लस प्रोबायोटिक भी हो जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपको दूध नहीं पच रहा है, आफ्टर अ सर्टेन एज आपको खुद से समझेगा। अगर आप दूध पी के अगर आपको ब्लोटिंग हो रहा है, गैस हो रहा है, बदहजमी लग रही है, तो आप दूध मत पियो, आपको नहीं सूट हो रहा है। तो जस्ट द फैक्ट कि मिल्क इज़ फॉर एवरीबडी इज़ अ मिथ। चलिए, और मैं शायद सबसे काम की बात अपने दर्शकों के लिए लेकर आ रहा हूं, क्योंकि ये इसलिए काम की बात है क्योंकि आज मैं पूरे दिन की एक थाली बनवाने वाला हूं आपसे। हमें बताइए हमारा ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए, हमारे लंच में क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, और हमारा डिनर कैसा होना चाहिए, और बीच में अगर ये 5-6 बजे के आसपास मुझे बहुत भूख लगती है तो यहाँ पर मैं क्या खाऊं? तो अभी ये भी डिपेंड करता है आपका लाइफस्टाइल कैसा है। काफ़ी सारे लोग ऐसे लाइफस्टाइल में जीते हैं जहाँ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, दिन में इतना काम रहता है कि नहीं मिलता है खाने, फिर रात को खाते हैं। ऐसे लोगों को जो उनका पहला मील होता है उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा, और मैं अभी गिनती के हिसाब से बताती हूँ, इतना फाइबर, इतना प्रोटीन, इतना कार्ब्स होना चाहिए। लेकिन अगर आप वैसे हो कि आपको लंच टाइम मिल जाता है और आप खा रहे हो, तो आप ये पोहा, उपमा, डोसा जो कार्ब्स वाले होते हैं वो खा सकते हो। अगर आप लंच खाने वाले हो तो, अगर आप लंच नहीं खाने वाले हो तो आपके पहले मील में सब होना चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं वैसे पूरा होना चाहिए। लंच में अगर जो आपको पसंद है वो सब रखो, सैलेड रखो, फाइबर हो जाएगा, सब्जियां रखो, फाइबर हो जाएगी, आपका मैक्सिमम फाइबर वहाँ हो गया है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो कोई बॉइल्ड चिकन रख लो, अगर आप वेजिटेरियन हो थोड़ा पनीर रख लो, सत्तू के लड्डू होते हैं वो भी आप थोड़ा सा रख सकते हो, और चावल रोटी आप जो खाते हो, बहुत सिंपल होता है कि इतना रखा करो।
डिनर वापस जो आपने लंच में खाया आप खा सकते हो, लेकिन डिनर थोड़ा जल्दी खाओ। जैसे बोला जाता है कि 3 से 4 घंटे सोने के पहले खाओ। वो इसलिए अच्छा है क्योंकि आपको लेटर स्टेज पे, लॉन्ग टर्म पे गट इशू नहीं होगा। लेटर स्टेज पे आप आज 20 के हो और आपको सब खाना पच रहा है, आप 10 बजे खा रहे हो, 11 बजे सो रहे हो, कोई इशू नहीं हो रहा है। ये 30 साल की उम्र में आके हिट करेगा। तो इसलिए आदत ही ऐसा बना के रखो कि आप एटलीस्ट 3 से 4 घंटे पहले खा रहे हो। हाँ, एक चीज और बताइए हमें कि भारत में इनएक्टिविटी को लेकर बहुत अलार्मिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं और मेरे ख्याल से आप सभी उससे गुजर रहे होंगे। क्या ये वाकई चिंता का विषय हो चुका है? और साथ ही ये भी बताइए कि ये जो तमाम बातें सामने आ रही हैं, क्या ये इसकी वजह से हैं कि लोग फिजिकली शायद उन्होंने अपने आप को ऐसा मेंटेन किया हुआ कि दिख तो बहुत स्वस्थ रहे हैं, लेकिन पता चलता है कि साहब ट्रेडमिल पे चलते चलते हार्ट अटैक आ गया। हाँ, तो ये सही बात है। हमारा इंटेंशन ऑफ कोई जो फिट दिखे वो वही होता है कि ये पतले हैं, ये फिट है। ये नज़रिया अभी धीरे धीरे बदल रहा है। पहले अगर मैं अपनी मम्मी पापा के ज़माने में देखती थी तो ऐसे होता था कि अगर फिट होना है पतले हो जाओ, सब डिजीज़ निकल जाएगी, आप फिट हो जाओगे। अब जाके लोगों को समझ रहा है कि अगर आप ओवरवेट भी हो, लेकिन अगर आप सीढ़ियाँ ले पा रहे हो और आपकी बॉडी को स्ट्रेस नहीं हो रहा है, आप ट्रैक कर पा रहे हो और आपके बॉडी को स्ट्रेस नहीं हो रहा है, तो आप फिट हो। फिटनेस का मतलब धीरे धीरे चेंज हो रहा है फिजिकलिटी से टू हाउ अ पर्सन फील्स अंदर से। सो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी काफ़ी कम हो गया बिकॉज ऑफ ऐप से खाना घर पे आ रहा है, ऐप से ग्रॉसरी घर पे आ रहा है, सब कुछ बहुत कन्वीनियंट हो गया है। अगर हम कन्वीनियंस अगर थोड़ा थोड़ा निकालने लगे तो फिटनेस आ जाएगा। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से आज की ये जो चर्चा रही है इसमें ऑलमोस्ट सारी बातें हमने रखी हैं। और डॉक्टर रेबिका, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। उम्मीद यही करते हैं कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक में जो भी हमने अवेयरनेस फैलाई है वो हमारे दर्शकों के काम आए। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये खास चर्चा इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि याद रखिए कि एक उम्र होती है हर चीज को पचा पाने की, हर कहते हैं ना कचरा जो है वो सब आपके शरीर उसके लिए तैयार होता है, लेकिन एक वक्त के बाद बॉडी रिएक्ट करती है। नेशनल न्यूट्रिशन वीक का मतलब ये है कि साहब आप अपने शरीर को जरा पौष्टिक आहार दीजिए, जंक फूड से बचिए, थोड़ी एक्टिविटी बढ़ाइए, अपने आप को बेहतर कहते हैं ना कि हर चीज में बेहतर बनाइए, तब जाकर आपकी सेहत सुधर सकती है और बैक टू बेसिक्स जाना होगा। इसका पूरा निचोड़। बहरहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। बढ़ते हैं कुछ और अहम खबरों की ओर। बाजार में दिन के निचले स्तर से रिकवरी आज देखने को मिली। निफ्टी नीचे से करीब 120 अंक सुधरकर 25,200 के पास बंद हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में करीब 300 अंकों की गिरावट देखी गई। बाजार का दिन भर का हाल कैसा रहा? अंश भीलवाड़ इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। जी अंश। 14 सेशन में पहली बार निफ्टी लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। अगर ओवरऑल बाजार में देखें तो फाइनेंशियल और आईटी सेक्टर स्टॉक से जिन्होंने प्रेशर बनाया है मार्केट में, फाइनेंशियल क्योंकि आज निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी थी और आईटी क्योंकि हमने देखा था कि यूएस मार्केट में नैस्डैक ने करीबन 3% की गिरावट दी थी, तो वही बिकवाली हमें यहाँ पर भी टेक स्टॉक्स में होती हुई नजर आई थी। अब अगर दूसरी ब्रॉडर इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो निफ्टी स्मॉल कैप ने आज रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ, लेकिन फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया। अब अगर सेक्टर इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो यहाँ हम देख रहे हैं कि निफ्टी फार्मा का दूसरा सेशन था लगातार खरीदारी का, एफएमसीजी भी हरे निशान में बंद हुआ। तो रियलिटी का देखा जाए तो 2 सेशन से बिकवाली चल रही थी और अब जाकर इसमें खरीदारी आई है, तो यहाँ पे एक अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आता है। अब अगर सेक्टर लूजर्स की बात की जाए तो निफ्टी पीएसयू बैंक का ये दूसरा सेशन था लगातार बिकवाली का, साथ ही साथ इंडेक्स आज का ये टॉप सेक्टर लूजर भी था। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि निफ्टी आईटी और निफ्टी एनर्जी का दूसरा सेशन था लगातार बिकवाली का, तो निफ्टी मेटल और निफ्टी ऑटो का ये तीसरा सेशन था लगातार बिकवाली था। अगर निफ्टी बैंक की बात की जाए तो निफ्टी बैंक की वैसे तो आज वीकली ऑप्शन एक्सपायरी थी, साथ ही साथ 4 सेशन से ये लगातार खरीदारी करे जा रहा था और अब जाके ये लाल निशान में बंद हुआ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस सिग्नल बनता हुआ नजर आता है। साथ ही साथ कल निफ्टी की वीकली ऑप्शन एक्सपायरी रहेगी, तो अच्छी वॉलिटिलिटी, अच्छा एक्शन कल देखने मिल सकता है बाजार में। शुक्रिया अंश आपका इस अहम जानकारी के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां मेरे सहयोगी शरद आपको बताएंगे कि आखिर किन शेयरों और सेक्टर्स ने लगाया मार्केट में एक्शन भरा पंच।
जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच में, जहाँ पे मैं 5 अहम थीम स्टॉक्स लेके आता हूँ आपके लिए, जहाँ पे दिन पे ज़्यादा वॉल्यूम में एक्शन देखने मिल रहा है। आज के दिन ट्रेड में स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ ज़्यादा नहीं है, लेकिन थीम स्पेसिफिक न्यूज़ ज़्यादा है। क्यों, मैं बताता हूँ। सबसे पहले OMC स्टॉक्स, पेन स्टॉक, एविएशन स्टॉक्स में आज तेज़ी देखने मिली है। ब्रेंट क्रूड $75 प्रति बैरल के नीचे आ गया है। इसका 2 कारण है। ऑफकोर्स ओपेक भी जो है अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही है आने वाले हफ्तों में, और चाइना की इकोनॉमी वो अभी भी सॉफ्ट है, एंड ऑफकोर्स उनके मैन्युफैक्चरिंग डेटा में भी जो है ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं देखने मिला है। तो उसके कारण जो है ऑफकोर्स एविएशन स्टॉक्स, क्योंकि उनकी रॉ मटेरियल होती है एविएशन फ्यूल, OMC स्टॉक्स, यहाँ पे जो है उनकी कह सकते हैं मार्जिन्स है, यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट देखने मिल सकता है। मज़गांव डॉक, शिपयार्ड स्टॉक्स और BML स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। ये डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स बस कर रहे थे, और ET Now स्वदेश के खबर पे मुहर लग गई, जहां पे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने प्रोजेक्ट्स अप्रूवल दे दिया लगभग 1.4 लाख करोड़ के ऊपर के आंकड़े के ऊपर। इस क्लियरेंस से जो है तेज़ी इन स्टॉक्स में देखने मिली है। IT स्टॉक्स में लेकिन सेलिंग प्रेशर जो थी दबी हुई थी, क्योंकि कल रात US PMI का डेटा आया, वीकर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स था। नास्डैक 3% से ज़्यादा क्रैक कर गया कल, और NVIDIA जैसी कंपनी में $280 बिलियन का मार्केट कैप जो है वाइप आउट हो गया। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है। चौथा स्टॉक जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन रहेगा। यहाँ पे जो है स्टॉक में सेलिंग प्रेशर दिन के ट्रेड में देखने मिली। OFS उनका खुला लगभग 7% स्टेक का, और कुल वैल्यू 4,700 करोड़ रुपए का है। ऑफर प्राइस जो है, फ्लो प्राइस जो कहेंगे, वो 395 रुपीज़ पर शेयर का, और ये पहली बार गवर्नमेंट OFS कर रही है। करंटली जो स्टेक है गवर्नमेंट का 86% का है, और OFS जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वो कल खुलने वाली है, यानी कि 5 सितंबर को। 4 स्टॉक्स तो मैंने आपको बता दिए। हमारा जो आखिरी स्टॉक है 5 का पंच में, वो है फेडरल बैंक। यहाँ पे स्टॉक में सेलिंग प्रेशर देखने मिली, और मॉर्गन स्टैनली का रिपोर्ट आया था, डाउनग्रेड किया है इनको, अंडर वेट पे इक्वल वेट था पहले, और टारगेट प्राइस भी कट कर दिया 200 से 185 रुपीज़ पर शेयर का। वो एक्सपेक्ट करे कि जो रिटर्न ऑन एसेट्स होती है वो जो है मॉडरेट कर सकती है, क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट नॉर्मलाइज कर रही है, मार्जिन बफर लिमिटेड है, इनकम फीस लोअर है, और बिलीव करें कि अब रिस्क टू रिवॉर्ड जो है उतनी अट्रैक्टिव नहीं है। शुक्रिया शरद इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। दिव्यांग लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस कवर मुहैया कराने के लिए स्टार हेल्थ ने क्या खास रणनीति अपनाई है, साथ ही किन वजहों से कुछ प्रोडक्ट्स के प्रीमियम में सुधार किया जाएगा, इस पर हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने कंपनी के MD और CEO आनंद रॉय से खास बातचीत की। जो आज आपने नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनको जो पॉलिसी दी जाएगी, उनकी लिपि में दी जाएगी, ब्रेल में दी जाएगी, तो इसके पीछे क्या जो रेगुलेटर और सरकार का एक पुश है कि जो डिसेबिलिटी ग्रसित लोग हैं उनको कवर किया जाए, उसको आप शामिल करना चाहते हैं, और एक बड़ा ऑडियंस आपके लिए हो सकता है? थैंक यू अनुराग, मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। पहले तो ये जो हमारा इनिशिएटिव है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पिछले 15 साल से जानी जाती है लोगों को कवर करने के लिए जो रेगुलरली इंश्योरेंस जिनको मिलता नहीं था, जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं या लोग किसी डिजीज के साथ रह रहे हैं, जैसे कैंसर हो या कार्डियक एलिमेंट्स हो। तो ये जो इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया है, ये विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देने के लिए हमने एम्पावर करने के लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया। ये पहली इंश्योरेंस पॉलिसी है जो ब्रेल में उनकी लिपि में होगी, अवेलेबल होगी, ताकि वो अपनी पूरी जानकारी से ये पॉलिसी खरीद सके और अपने आप को कवर ले सके। इसके अलावा हमने हमारे इवेंजलिस्ट मिस्टर श्रीकांत बोला के साथ टाई अप करके उनके पार्टनरशिप में हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो 34 मिलियन इंडियंस हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड है हमारे सोसाइटी में, इनको हम कैसे इनकम जनरेटिंग एक मॉडल बना सके, उनको हम कैसे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी दे सके, ताकि वो अपने सोसाइटी में, अपने कम्युनिटी में भी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोपेगेंडा कर सके। तो ये दोनों इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये काफ़ी सक्सेसफुल होगी। सर, हाल के दिनों में हमने देखा है तमाम, केवल आपकी कंपनी की बात नहीं कर रहा, तमाम कंपनियों से जुड़ी हुई है, उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में रिवीजन करा है। तो आपसे यही समझना चाहूंगा, क्या मेडिकल इन्फ्लेशन है वो ज्यादा दबाव है, या फिर इस वित्त वर्ष के अंदर जो रेगुलेटर के द्वारा 3-4 बड़े बदलाव किए गए, जिसमें एक्सक्लूजन को शामिल करना है, वेटिंग पीरियड की कमी है, मोरिटोरियम वगैरह है, उन दोनों का है, और किसका ज्यादा असर आपको लगता है? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स मेडिकल इन्फ्लेशन पे काफ़ी निर्भर करता है। तो मेडिकल इन्फ्लेशन इंडिया में
सबसे ज़्यादा है। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा कि 14 से 15% मेडिकल इन्फ्लेशन के बारे में कहा जा रहा है। इसमें आपने इसीलिए देखा होगा कि काफ़ी कंपनीज हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स को रिवाइज कर रही है। तो मुझे ये मानना है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाना हमारा कभी भी पहला स्ट्रैटेजी नहीं है, वो एकदम लास्ट स्ट्रैटेजी है। लेकिन जो सिचुएशन है मेडिकल इन्फ्लेशन का, उसको हमें मैनेज करना होगा। उसके लिए जब हमारे किसी प्रोडक्ट का लॉस रेशियो या क्लेम रेशियो एक लेवल के ऊपर चला जाता है, तब हम एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को रिवाइज करने की बात करते हैं। तो अभी हमने हाल ही में एक चलिए कुछ और अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। भारत और सिंगापुर डिप्लोमेटिक संबंधों के 60 साल पूरे होने पर कई MOUs पर साइन होगा। ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर्स, कनेक्टिविटी और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स पर खास फोकस किया जाएगा। ब्रुनेई दौरे के बाद पीएम मोदी आज 2 दिन की यात्रा पर सिंगापुर पहुंचे। यहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने ढोल भी बजाया। पीएम मोदी आज राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम, सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग समेत कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी सिंगापुर के कारोबारी समुदाय के नेताओं से भी मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत ही प्यार से उन्होंने गोदी में लिया और बहुत देर तक इससे बात भी करी। बहुत अच्छा लगा। आई थिंक शी इज वेरी लकी। ये बहुत लकी है कि 1 साल में ही मोदी जी से मिली। हाथ मिला पाए, हमने नमस्ते भी कहा, हाथ भी मिलाया और उन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया। ऐसा फील हो रहा है हमें, बहुत अच्छा लग रहा है उनसे। मैं अभी उनको 5वीं बार मिल रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। यस, मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। उन्होंने नमस्ते किया और हाथ भी मिलाया, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। उनसे हाथ मिलाना, एक ही मंच पर सामने उनको देखना, आई थिंक इससे अच्छा ब्लेसिंग कुछ नहीं हो सकता। तो भारतीय समुदाय में खुशी की लहर प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।